नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से अपने टेन्योर में 12वीं बार राष्ट्र को संबोधित किया। और आप जानते हैं जिस तरह की स्थितियां परिस्थितियां इस समय बनी हुई हैं, उसमें न केवल देशवासियों की निगाह लाल किले की प्राचीर पर थी, बल्कि पूरी दुनिया की निगाह थी कि इन स्थितियों परिस्थितियों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कहते हैं। पाकिस्तान के बारे में भी, अमेरिका के बारे में भी और देश के भीतर भी जिस तरह की चुनौतियां हैं। जनरल विपिन रावत ने एक बार कहा था कि 2.5 मोर्चे पर मुकाबले के लिए तैयार रहना चाहिए। अब वो 2.5 मोर्चा भी 3 मोर्चे में तब्दील हो चुका है। और जो आंतरिक परेशानियां जिस तरह की बढ़ रही हैं और पहलगाम की घटना के बाद, जेनोसाइड के बाद जो साफ सफाई का अभियान पूरे देश में चल रहा है, घुसपैठियों के खिलाफ भी, जो पाकिस्तानी यहाँ छुपे हुए थे, रह रहे थे, जिनकी पीढ़ियां तैयार हो रही थी और जो भारतीयों के अधिकारों का एक तरीके से हनन कर रहे थे, अब उनको ढूंढ ढूंढ करके जिस तरह से वापस उनकी सरहदों में फेंका जा रहा है। और चाहे बांग्लादेशी हो, रोहिंग्याज हो या नेपाली हो, पाकिस्तानी हो, इन सबको। और इधर जो एसआईआर, जो वोटों के सत्यापन का काम, जिसमें भी कुछ विदेशी पकड़े जा रहे हैं, पता चल रहा है जिनके बारे में। लेकिन एक और जो समस्या खड़ी होती हुई हमें दिखाई दी है, और खास तौर से जो सरहदी सूबे हैं हमारे, वहां पर जिस तरीके से दूसरे देशों की सीमाओं से लगते हुए इलाकों में डेमोग्राफी चेंज बहुत तेज गति से हो रहा है, इसकी तरफ प्रधानमंत्री ने इंगित किया है और एक मैकेनिज्म बना करके उसके खिलाफ एक अभियान चलाने की तरफ उन्होंने संकेत नहीं दिया है, सीधे सीधे इसका ऐलान कर दिया है कि ये हम करेंगे। जो एक बहुत बड़ी साजिश है, जो एक नेक्सस है, इसको हम विफल करेंगे। इसके अलावा भी प्रधानमंत्री ने कुछ ऐलान किए हैं। जैसे 2035 तक ये टारगेट रखा है कि जो हमारे आस्था स्थल हैं और जो हमारे अस्पताल हैं और बहुत महत्वपूर्ण बिल्डिंग्स हैं, सार्वजनिक स्थल हैं, जिनको आसानी से निशाना बनाया जाता है, और इस बार भी हमने देखा है, तो इसका भी रक्षा सुरक्षा कवच तैयार करेंगे। ये साफ तौर पर प्रधानमंत्री ने ऐलान किया है। और जरा इस पर भी चर्चा करेंगे। आसिम मुनीर अमेरिका की धरती से, जिसके बारे में हम स्पष्ट कर चुके हैं कि हम इनके परमाणु ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे, उसकी धमकी उन्होंने दी है कि आधी दुनिया को ले डूबेंगे हम। इनके प्रधानमंत्री ने धमकी दी है। 3 स्तर पर बिलावल भुट्टो ने भी कहा है। तो इस पर भी जरा चर्चा करेंगे। इनको भी तो प्रधानमंत्री ने जवाब दिया है। और मेरे साथ जुड़ रहे हैं रक्षा सुरक्षा के विशेषज्ञ, जियोपॉलिटिकल मामलों के भी माहिर, और जिनकी करीब 27 किताबें अब तक प्रकाशित हो चुकी हैं, और जो इस पूरे क्षेत्र और दुनिया के घटनाक्रम पर बहुत बारीक नजर रखते हैं। कर्नल अजय रैना साहब जुड़ रहे हैं। उनको जोड़ करके चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अजय जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार ओंकार जी, आपको दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद जी। अजय जी, ये बताइए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो भाषण रहा है, उसमें खास तौर से सबसे पहले हम डेमोग्राफी चेंज की जो साजिश है, इसकी चर्चा कर लें। ये कितनी बड़ी साजिश है, इसके खतरे कितने बड़े होने वाले हैं, और इसके पीछे का इनका हेतु क्या है, मकसद क्या है? ओंकार जी, आपको और सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं, बधाई। काफी लेट है बट जी जी बिल्कुल। आपने इनफैक्ट आपके पॉइंट पे आने से पहले मैं एक चीज आपको बताऊं कि एक
सेंटेंस बोला प्रधानमंत्री ने और काफ़ी लोग उसको मिस कर गए। मैंने उसको ट्वीट किया बाद में, तो फिर रिस्पॉन्स आने लोगों ने, एक्चुअली सुनने में लोगों को गलती भी लग गई। उन्होंने कहा था स्वदेशी हमारी मजबूरी नहीं मजबूती है, और अगर ज़रूरत पड़ी तो दूसरों को मजबूर करने पे इस्तेमाल की जाएगी। तो आई थिंक उन्होंने एक बहुत क्लियर मैसेज सबको, हमको, बाहर वालों को दिया। आपके पॉइंट पे आता है डेमोग्राफी चेंज, तो देखिए आप, एक हमारी सिविलाइजेशन है, भारत एक सभ्यता है, कोई 150 साल 200 साल वाला देश नहीं है। तो कितने आक्रमण हमारे पे हुए हिस्ट्री में भी और अभी रिसेंटली। इनफैक्ट 2024 का चुनाव भी एक रजीम चेंज का बहुत वो था, एक व्हाट यू से कोशिश थी, हुई नहीं। तो एक कॉमन सेंस बताती है कि अगर आपकी एक ऐसी टारगेट है जो आपके काबू नहीं आ रहा, जो कि हिस्टोरिकली कभी किसी के काबू नहीं आया, तो आप ऐसे कीजिए कि उनकी जो रीढ़ की हड्डी है उसको तोड़ो। और हमारा सनातन भारत की रीढ़ की हड्डी है, जहाँ जितने भी मज़हब आते हैं, वो मुस्लिम बन गया, कोई कुछ बन गया, कोई कुछ बन गया, लेकिन इन सब के पूर्वज हिंदू थे, सनातनी थे। और वो लोगों का दूसरे मजहबों में जाना, नॉर्मल तरीकों में जाना, ओवर पीरियड टाइम जाना, फिर वापस आना, फिर वहाँ से छोड़ के कहीं और निकल जाना, वो तो पूरी दुनिया में होता है। लेकिन आपने बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर उंगली रखी, क्योंकि आप देखिए यहाँ पे हमारे पड़ोसी राज्य में, पंजाब में, नॉन फैक्ट है कि ये गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जो अपनी पॉलिटिक्स करती है, जो तमाशे करती रहती है, इनकी नाक के नीचे जितने सो कॉल्ड मजहबी सिख, अब कास्टिज्म हम पे तो लगता ही है आरोप, लेकिन जो सिखों में भी जो जट सिख और उसके अलावा जो बाकी सिख हैं, के इनके बीच में एक बहुत बड़ा फिशर है, और अपने गुरुद्वारे होते हैं और एक दूसरे में आने देते। दिन ब दिन ये चीज़ें खराब हो रही हैं, जो सिक्खी से दूर जा रहे हैं। तो वो मोस्ट ऑफ देम हैव कन्वर्टेड। कुछ एस्टिमेट तो ये कहता है कि 40% सिख पॉपुलेशन पंजाब की ऑलरेडी क्रिश्चियन हो चुकी है। सिर्फ ये फ़र्क है कि जो टेक्निकल इश्यूज हैं कि कईयों को रिजर्वेशन नहीं मिलती, कईयों को खतरा हो जाता है, कईयों को मार पिटाई हो जाती है, तो उनके नाम नहीं बदले गए, इनकी वेशभूषा नहीं बदली गई, और क्रॉस वो अंदर पहनते हैं, ऊपर पग लगा के। और नीचे चलेंगे तो राजस्थान में जो भील थे, भील जो राणा प्रताप महाराज की जो फौज थी, वो सारी की सारी कन्वर्ट हो रखी है, 10 लाख से ऊपर है। और ये फिर आप जहाँ भी जाते जाएं, आपको हर जगह दिखेगा। और ईस्ट की तरफ जाते हैं तो वहाँ तो बहुत ही बुरा हाल। आपने देखा योगी जी ने बहुत सफाई की नेपाल बॉर्डर के साथ, तो मतलब हज़ारों के मदरसे और ये सब हो गया। तो ये इसको अगर चेक ना करें, जैसे मोदी जी ने एक बात बड़ी, इसको कहते हैं ना कि दुखी मन से कहिए कि सच बोलते हुए बोला कि भैया समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी सब साइड पे रह जाती है जब आपकी सुरक्षा ही हिल जाए। अगर देश सुरक्षित ही नहीं है तो ये इनका यही इशारा है। देखो बॉर्डर पे तो हम संभाल लेंगे, बॉर्डर पे हमारी फौज ने, सेनाओं ने, तीनों सेनाओं ने एक बार नहीं बार बार ये करके दिखाया है कि हम बॉर्डर किसी को छूने नहीं देंगे। लेकिन घर के अंदर जो दीमक लग गया, और ये दीमक के दो टाइप हैं, एक तो हमारे अंदर वाले हैं जो कि पैसे खा के और जो MOU साइन करके बकबक कर रहे हैं, और ये दूसरा जो आप कह रहे हैं जो बाहर से आए, चाहे वो मिशनरी आए, चाहे वो इलीगल माइग्रेंट्स आए, और ये इनकी पोटेंशियल क्या है ये हम यूरोप में ऑलरेडी देख रहे हैं। फ्रांस अगले 5 से 7 साल 10 साल के अंदर इस्लामिक होने जा रहा है, जर्मनी को दूर नहीं है, इंग्लैंड का हाल हम सब ने देख लिया। और अमेरिका जहाँ पे सिर्फ 4% पॉपुलेशन बाइडन के टाइम से पहले इस्लामिक थी, मुस्लिम्स थे, आज वहाँ के टाउन्स और मेयर्स जो हैं वो चुने जा रहे हैं। तो ये खतरा सामने दिख रहा है। कहते हैं ना कि एक तो अपनी गलती से सीखते हो, एक दूसरों की गलती से भी सीख लेना चाहिए, बिकॉज खुद गलती करके सीखा तो क्या सीखा। और आई थिंक आपके साथ ही पिछले 1-2 जब वार्तालाप हुए तो उसमें मैंने कहा था कि अब सरकार के पास ना वो एल्बो स्पेस नहीं बचा है कि बाद में देखेंगे। जो अब जनरल रावत साहब की बात कर रहे हैं और जो हालात हैं, जो इंटरनेशनल हालात हैं, उस जियोपॉलिटिक्स में आई थिंक सरकार अब ये अफोर्ड ही नहीं कर सकती कि हम चुपचाप बैठे। तो इस मामले में उनका जो क्लियर कट जो संदेश है, और आई थिंक वो हमारी जुडिशरी के लिए भी है कि देखो इसके बीच में, क्योंकि उनको टांग अड़ाने की आदत है ना हर बार, हालांकि इस बार उन्होंने नहीं अड़ाई, तो वो जो इकोसिस्टम तो है। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी ओमकार जी, हम हर चीज़ के लिए सरकार को देखते हैं, देखो, लेकिन जब कल को सर्वे होता है, कल को सेंसस होता है, कल को वोट, इलेक्शन कमीशन वाले वोट चेक करने आते हैं, जहाँ आपसे पूछा जाता है कि आइडेंटिफाई करो, तो कम से कम हमारे देशवासियों को घर से बाहर निकल के, और अगर निकलने की ज़रूरत नहीं, ऑनलाइन पे सब हो जाता है,
ये जब आपसे पूछा जाए तो प्लीज़ रिपोर्ट करें। ये जो दीमक है इसको यहाँ से हटाना बहुत ज़रूरी है। काम शुरू हो चुका है, लेकिन इतनी ज़्यादा उसकी स्केल है। अगर आप 4 करोड़ 5 करोड़ की एक फिगर लेते हैं, 2 करोड़ की दूसरी फिगर लेते हैं, दोनों फिगर्स बहुत बड़ी हैं। हम ये नहीं कह सकते कि 5 वाला चलो ओवर एस्टिमेट कर रहा है, 2 वाला नॉर्मल है, तो वो कम थोड़ी है 2 करोड़। नॉट ओनली कि वो हमारे देश के अंदर क्या गदर कर सकते हैं, वो हमारे, जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि वो हमारे नौजवानों के जॉब खा रहे हैं, उनके काम वो लेके बैठ गए हैं, और हमारी बेरोजगारी बढ़ती जा रही है बिकॉज ये लोग खा रहे हैं। आप इमेजिन कीजिए कि जैसे हम मजाक में कहते हैं कि देखो ये काम करते हैं, स्किल्ड सेमी स्किल्ड काम सारे इन्होंने संभाल लिया। अगर ये ना होते तो हमारे लड़के लड़कियां कर रही होती ना, क्योंकि ये आए और चीप लेबर अपने आप को प्रेजेंट किया, इलीगल वो हैं, ठेकेदारों के पास जाते हैं, ठेकेदारों को भी लगता है कि ऐसे मजदूर को 700 देना पड़ेगा, ये 500 में काम करेगा, करते 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 उन्होंने पूरे टेक ओवर कर लिया। अब देश के किसी भी हिस्से कोने में जाएं, आपको स्किल्ड और सेमी स्किल्ड लेबर के लोग जो हैं वो सारे इधर से, वो बांग्लादेशी और इधर नजर आते हैं। तो अच्छी बात है कि बिल्कुल सही समय पे, लेट हो गया एक्चुअली मेरी नज़र में, बट अभी भी एक पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे नहीं पहुंचा है। तो अगर ये हो जाए, और मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि जो मोदी साहब ने बोला कि हमने अपनी क्लीन एनर्जी का जो टारगेट 2030 के लिए रखा था, हमने 5 साल पहले पूरा कर लिया। यही चीज़ हुई थी इलेक्ट्रिफिकेशन के साथ, यही चीज़ हुई थी पानी घर घर पहुंचाने की। तो इसका सिंपल सा तरीका यह है कि जब मोदी साहब अनाउंस करते हैं ना कि हम करेंगे, तो आप ये मान के चलिए कि वो काम ऑलरेडी शुरू हो चुका है। हाँ, वो करीब 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 40-50% तो वो कर हो चुके चुका है, हैं। हो चुका है। जी हाँ। और ये बहुत हम्म। एक बड़ी ऑप्टिमिस्टिकली बहुत अच्छी लग रहा है देखने में। बाकी देखते हैं अभी आगे क्या होता है जी। लेकिन आपने भी संकेत दिया है अभी बातचीत में, ये कितना मुश्किल काम है साहब, क्योंकि हम देख रहे हैं एक राज्य में, बिहार में, हम एसआईआर अभियान चलाया, 65 लाख ऐसे फेक मतदाता, या जो अब इस दुनिया में नहीं है, या जो शिफ्ट हो गए, या जिनके 2 जगह आई कार्ड बने हुए हैं, उनको हटाने पर ही इतना बवाल कर दिया गया, पार्लियामेंट नहीं चलने दी गई, बिहार विधानसभा में हल्ला काट दिया। अब 17 तारीख से वो राहुल गांधी बिहार में यात्रा पे निकल रहे हैं। मतलब इन्होंने ऐसा बवाल कर रखा है, कवर फायर जिसको कहते हैं ना, ये कवर फायर देते हैं ऐसे घुसपैठियों को या अवैध मतदाताओं को। तो ऐसे में जब एक्चुअल में ये कार्रवाई अमल में आएगी, तब तो बहुत सारी बाधाएं खड़ी की जाएंगी, और खुदा न खास्ता आगे चल कर के एनआरसी वगैरह शुरू कर दी गई, जिसका एक रूप ये भी है ही, क्योंकि एनआरसी का मकसद भी यही है, जी वो शुरू कर दी गई तो ये तो गदर काटेंगे, बवाल काटेंगे, और कई राज्यों को जो है हिंसा में झोंकने की कोशिश करेंगे, सिविल वार की सिचुएशन क्रिएट कर देंगे। बिल्कुल ओमकार जी, हम तो महादेव जी से प्रार्थना करेंगे ऐसा ना हो, लेकिन ऐसा होता हुआ दिख रहा है। क्योंकि हमें ये चीज़ें जो कहते हैं ना, चिंगारियाँ दिखती हैं समय समय पे। कभी कोई इशू हो गया, कभी कोई इशू हो गया, कभी संविधान की कॉपी लेके खाली वाली आप चल पड़े, कभी अभी आपने वोट चोरी का नारा दे दिया, कभी प्रधानमंत्री चोर है, वो चौकीदार चोर है, सब करते हैं। हमें तो लगता है कि ये चीज़ें बीच बीच में चिंगारियाँ, लेकिन चिंगारियाँ एक प्रोसेस का हिस्सा है जो बड़ी सोची समझी, और ये पप्पू जो अपने आप को पप्पू बना के घूम रहा है, इतना पप्पू नहीं, बहुत खतरनाक और बहुत दिमाग वाला बंदा है। पप्पू बन के रहना, एक उसने ये वे मीडिया से, क्योंकि काफ़ी सारे लोग इसलिए भी कनेक्ट कर जाते हैं, दया भाव या आता है कि बेचारी विधवा का बेटा वट। तो ऑफ कोर्स, चाहे हम जितनी मर्जी प्रार्थना करें, और अब अभी प्रार्थना करेंगे ऐसा ना हो, लेकिन हमें एक देश में उपद्रव, दंगे, बिकॉज जिस पॉपुलेशन को आप उठा के बाहर निकाल रहे हो, वो वही पॉपुलेशन है जो एक अजान के साथ एक आवाज़ देने के ऊपर गली में आ जाती है, पत्थर उठा के पत्थर बरसानी शुरू कर देती है, प्रॉपर्टी जलानी शुरू कर देती है। जो सेटल्ड मुस्लिम है ना, जो हमारा अपना है, सेटल्ड है, ख़ानदानी है, वो ये लोग नहीं करते। हालांकि अब तो क्या कि डिजीज़ फैलता है हर जगह, लेकिन जितने ये उपद्रवी हैं, अब देखिए शाहीन बाग में जब प्रोटेस्ट खत्म हुए, जो उठा दिए गए, उसके बाद एक रिपोर्टर वहाँ गया था, और उसने नमाज के टाइम पे सबको पूछा, कहाँ से हो? बांग्लादेश। कहाँ से? बांग्लादेश। कहाँ से? बांग्लादेश। एक भी बंदे ने ये नहीं कहा कि मैं अलीगढ़ से आया, या मैं शाहजहाँपुर से आया हूँ ना, सारे बांग्लादेश। तो नेचुरली एक वो है, लेकिन मुझे क्या लगता है कि सरकार को अगर ये यात्रा, जैसे आप कह रहे हैं, जैसे आपने देखा अग्निवीर के टाइम पे भी बिहार में दंगे करवा दिए, अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर आई थिंक सरकार को सख्ती, मैं मुझे लग रहा है कि सरकार के पास अभी लिवर वो एल्बो स्पेस नहीं है, और सख्ती से इनका डील किया जाएगा। और अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ भी गई ना ओमकार जी, कि
हालात काबू से बाहर होने लगे तो ठीक है, आप इमरजेंसी ना बोलिए उसको, उस टाइप का कुछ करके सिलेक्टेड एरियाज़ में, बॉर्डर बेल्ट्स में, मैं कब से कह रहा हूँ कि बॉर्डर बेल्ट्स को आप यूटी बनाइए, यूटी बनाने से पहले आप उनमें रिस्ट्रिक्शन लगाइए, 50 किलोमीटर का एक बैंड जो है बीएसएफ के हवाले कीजिए और बड़े चुनिंदा अफसर वहाँ पे आप पोस्ट करिए और उनको जो भी आप नाम देना चाहे उसको आप एडमिनिस्ट्रेटिव एरियाज बोलिए या स्पेशल फ्रंटियर जोन बोलिए, जो भी बोलना है आपने, क्योंकि आप इमरजेंसी वर्ड यूज़ नहीं करोगे बिकॉज आपको लगता है कि वो गांधी फैमिली के साथ जुड़ा हुआ है। तो मुझे लगता है सरकार जब काम करती है ना तो वो इन सब होने वाली पॉसिबिलिटीज़ के बारे में वॉर गेम करती है और शायद आपको और हमें ना पता चले, बट पॉसिबली उन्होंने क्या करना है वो सोच रखा है। बिकॉज ये इरादा जो मोदी जी की, देखो कितने हम 12 स्पीच सुन चुके हैं, आज एक एक एनर्जी जो दिख रही थी, एज के साथ हम लोग थकते हैं, थकावट मुंह पे आती है, और जिस तरीके से उस चले, गाड़ी से उतरे, जिस तरीके से आपने देखा कि सीना चौड़ा कर रखा है, और 103 मिनट बहुत ज़्यादा होते हैं इस उम्र में, 2 बार पानी पिया बिल्कुल। हमने, तो एक जो रिजॉल्व दिख रहा है ना पीछे उनकी आवाज़, वो आई थिंक पिछले 2-3 सालों की स्पीचेस में नहीं था। और और जितनी आत्मविश्वास से भरे हुए, बिल्कुल भरे हुए थे, बिल्कुल। आई आत्मविश्वास से। थिंक टिपिकल जो हमारी भारतीय मानसिकता है ना कि जब हमें कॉर्नर में धकेलोगे तो हम शेर बन के वापस टूट पड़ेंगे आप पे। तो मुझे तो भरोसा है, बाकी हो सकता है, और हमें देशवासियों को तैयार रहना चाहिए। 0.5 फ्रंट, जिसको 1 फ्रंट 0.0 कहते हैं आजकल, वो कुछ भी कर सकता है, देयर इज नो डाउट। अजय जी, जी जो आज प्रधानमंत्री ने एक और बात कही है, वो कही है कि 2035 तक जो हमारे महत्वपूर्ण आस्था केंद्र हैं, अस्पताल हैं, दूसरे सार्वजनिक स्थल हैं, जो आमतौर पर निशाना बनाए जाते हैं, और इस बार भी हमने देखा था पुंछ में और कुछ दूसरी जगहों पर नागरिक ठिकानों को जो है वो निशाना बनाया गया, हमारे धर्म स्थलों को भी निशाना बनाया गया, और ये साजिशें होंगी, क्योंकि ये पहलगाम का जो जेनोसाइड है, इसके पीछे की जो मानसिकता थी वो तो ये थी ना कि भारत में एक तो दंगे कराओ, दूसरी बात ये है कि पिछले साल में कश्मीर में जो पर्यटकों की आमद थी वो रिकॉर्ड थी, और जाहिर है जम्मू कश्मीर की जो अर्थव्यवस्था है उसको संबल मिल रहा था, लोगों को रोजगार मिल रहे थे, होटल वालों को, जो आपका टूरिज्म से जुड़े हुए यातायात वाले हैं या होटल रेस्टोरेंट हैं, दूसरे तमाम उससे जुड़े हुए लोग हैं, उनको उनकी बल्ले बल्ले हो रही थी एक तरीके से, जब से ये सब चीजें हो रही थी। तो आर्थिक रूप से तोड़ना और बदअमनी फैलाना, हिंसा फैलाना, तो ये चीजें उनके जहन में हैं प्रधानमंत्री के। उनको ये भी पता है कि आने वाले वर्षों में पाकिस्तान टेढ़ी दुम है, वो मानेगा नहीं, और वो सेना में ऐसे मुल्ला मौलवी बैठ गए हैं आकर के, मुनीर जैसे, जो कुरान की आयतें पढ़ते हैं और तमाम तरह के उदाहरण देते हैं। तो ये होगा, इसको फेस करना पड़ेगा, उसके लिए तैयारियां भी करनी पड़ेंगी। इसलिए उन्होंने कहा है कि 2035 तक हम ऐसे तमाम जो हमारे आस्था के केंद्र हैं, अस्पताल हैं, सार्वजनिक स्थल हैं, उनकी रक्षा सुरक्षा का एक पूरा मैकेनिज्म बनाएंगे। जी बिल्कुल, हमने आप सिंदूर में देखा, पहलगाम से शुरुआत हुई, आपने बिल्कुल सही कहा है, उसको रिलीजन को आगे रख के किया गया। उसके बाद देखिए जो पाकिस्तान ने अटेम्प्ट की, वो हमारे वैष्णो देवी के ऊपर अटैक हुआ, स्वर्ण मंदिर पर अटैक हुआ, अक्षरधाम पे होगा ये सुना था, रिलायंस की रिफाइनरी पे सुना था कि होने वाला है, अंबानी का नाम उन्होंने खुद ले लिया। गुजरात स्टेट में काफ़ी सारे टारगेट्स हैं, हमारे सोलर प्लांट्स हैं राजस्थान में बहुत बड़े बड़े। तो ये जो प्रोपेगेंडा पाकिस्तान ने किया था, जब हमने उनकी मिसाइलें रोक ली और स्वर्ण मंदिर में नहीं पहुंचने दिए, तो उन्होंने ये कहा था कि भारत ने खुद अपने स्वर्ण मंदिर पे फेंकी हैं, और लकली उस प्रोपेगेंडा का बिल्कुल लोगों ने जब अपनी आंखों से देखी ये चीज़ें कि सामने से उनको शूट डाउन किया जा रहा है। और जम्मू में जो एक ड्रोन गिरा था, वो यहाँ आप शंभू मंदिर है रूपनगर में, उसकी दीवार को तोड़ गया था। तो इन्होंने रिलीजियस प्लेसेस पे अटैक किए। चाइना की हमें पता है हिस्ट्री, कभी हमारा पावर ग्रिड पे अटैक होता है, कभी बैंकिंग सिस्टम पे अटैक होता है। हॉस्पिटल्स किसी भी लड़ाई में और किसी भी सिविल कॉन्फ्लिक्ट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बिकॉज कोविड में भी आप देखिए कि आज अगर बात हॉस्पिटल की कैपेसिटीज़ पे चली, उस टाइम पे अगर आप उनके ऑटोमेशन सिस्टम फेल कर दें, उनकी ऑक्सीजन सप्लाई काट दें, उनके कंप्यूटर्स बंद कर दें, तो और जो नेटवर्क हॉस्पिटल हैं, जैसे हमारे नारायणा हॉस्पिटल है, तो वो नेटवर्कड है पूरे नारायणा, जितने भी 10 12 14 ब्रांचेस हैं इंडिया में,
वो सारा नेटवर्क, तो वो सब खराब कर देंगे आप। तो ये बहुत बड़ी दूरदर्शिता। और उसमें एक बड़े मजे की बात मैं बताऊं कि ट्रंप साहब तो उस दिन अपने गोल्डन डोम की बात कर रहे थे। हमारे प्रधानमंत्री ने जो एक लाइक आई सेड अगेन पहले कि काम इस पे शुरू हो चुका है, ये आप मान के चलिए। उन्होंने कहा कि ये ना सिर्फ रोकेगा बल्कि उल्टा मारेगा। सुदर्शन चक्र जी हाँ, जैसा जी आज हाँ, उन्होंने जी छोड़ा। हाँ। तो ट्रंप की जहाँ सोच खत्म हुई, हमारे प्रधानमंत्री की सोच वहां से स्टार्ट हुई है। ये फर्क है। वो गोल्डन डोम करके अभी सोच रहे हैं मैं बचाऊंगा कैसे। हमारे वाले कह रहे हैं कि बचाएंगे तो हम पक्का, उसके बाद हम ठोकेंगे भी। और आई थिंक एक देश जिसका नेबरहुड बदमाशों से भरा हुआ है, जो हीरा मंडी, पन्ना मंडी, जो कि दिन रात बिकने के लिए तैयार है, और जो कि बाकी सुपर पावर्स का एक कहते हैं ना, हमारे बैकयार्ड में कबड्डी खेलने का जो उनका हिस्ट्री है और जो उनका मंशा है, तो ये बहुत बड़ा एक स्टेप है। और जो लोग कहते हैं कि मेरे 15 लाख नहीं मिले, मेरे 10 लाख नहीं मिले, ये उनको भी एक जवाब है कि जब तुम्हारे घर के ऊपर, तुम्हारी आस्था के केंद्र के ऊपर, तुम्हारे हॉस्पिटल में जहाँ तुम ट्रीटमेंट करवा रहे हो, जो रेलवे नेटवर्क और जो रिफाइनरी और जो डैम्स, और डैम के ऊपर भी थ्रेट उसने मुंह से बोला है आसिम मुनीर। तो जब इन पे सुरक्षा प्रदान की जाएगी तब आपको पता चलेगा कि उस वोट जो आपने वोट दिया इस सरकार को, उसकी कितनी वैल्यू है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी। और अगर ये जो जैसे मैंने कहा ना कि काम इनका शुरू हो चुका होता तब अनाउंस करते हैं, तो दुनिया ने भी यह नोट किया होगा ये कौन सा सिस्टम है जो उल्टा मारेगा। क्योंकि तंत्र में तो हम सुनते हैं ना कि आपने किसी पे टोना किया, आपको प्रॉब्लम हो गया, फिर आप किसी ओझा के पास गए, उसने बोला जिसने आपको किया मैं उसको उल्टा मारता हूँ। ये हमने तंत्र में तो सुना है। तंत्र बिल्कुल। भी साइंस है, लेकिन बैलिस्टिक साइंस में ऐसी वाली चीज़ दुनिया नोट कर रही होगी आज उठ के। और अभी काफ़ी लोग इस जासूसी में लग गए होंगे, पता करो कर क्या रहे हैं। और वही बात है, जब उस अपने पे आती है तो हम भारतीय कुछ भी कर जाते हैं। और बहुत वैसे इंपॉर्टेंट। भी अजय जी, जो जो ये आपका 4 दिन का था, इस 4 दिन के में हमने देखा है ना, जो प्रधानमंत्री ने भी आज इंगित किया अपने भाषण में, कि एक दिन तो ऐसा भी हुआ है जब हजारों ड्रोन, मिसाइलें, जहाज, वो एक साथ इन्होंने इस्तेमाल किए, लेकिन तिनकों की तरह हमने हवा उसको हवा में ही खत्म कर दिया। कहीं रत्ती भर भी खरोंच नहीं आई। तो जब आपको इंटेंशन पता हो दुश्मन की कि ये इंटेंशन है, और अगर पिछले 10-11 साल में ये तैयारियां ना होती, जो अलग अलग हमारे एयर डिफेंस सिस्टम काम कर रहे थे, वो जी हमारे पास ना होते, तो कितनी बड़ी तबाही हमारे सामने पाकिस्तान की तरफ से हो चुकी होती। बिल्कुल। ओंकार जी, पुंछ में जो हुआ जम्मू सिटी में, हम लोग जम्मू सिटी में बैठे हुए थे ना, बॉर्डर सिटी है, और हमने तो अपनी आंखों से मिसाइल्स और ड्रोन्स को आते हुए देखा और उनको पिटते हुए देखा। सिरसा में लोगों ने एक बैलिस्टिक मिसाइल को उड़ते हुए देखा अपनी आंखों से। स्वर्ण मंदिर के सामने ड्रोन्स को उड़ाते हुए देखा। तो बिल्कुल ये कैपेबिलिटी जो वही है ना, जो कॉन्फिडेंस आज उनको चेहरे पे दिख रहा था, उसमें ये फैक्ट है कि पिछले 10 साल में जो कहते हैं ना खपाया है इन्होंने अपने आप को सुरक्षा के मामलों में। तो जो अंदर है ना, वो अंदर है। वो ऐसे प्राइम मिनिस्टर नहीं है कि जो बाहर से बैठ के बोला कर लो यार, तुम कर लो, हाँ तुम कर लो। मुझे पक्का पता है कि जब हमारे कलाम साहब जब बना रहे थे मिसाइल्स, तो तब के प्रधानमंत्रियों को एबीसी भी पता नहीं थी। उन्हें पता हाँ एक मिसाइल प्रोग्राम अच्छा बन रहा है। ये जो प्रधानमंत्री हैं, ये तो आपने देखे होंगे वीडियो 2-3 साल पहले आया था यूरोप में, जब वो एक्सप्लेन कर रहे थे एक टेक्निकल प्रेजेंटेशन में, प्रधानमंत्री जिसको क्रॉस क्वेश्चन पूछ रहे थे, वो क्रॉस क्वेश्चन तो हमारे जैसे लोगों को ही समझ नहीं आया कि पूछा कहाँ से। ठीक है, टीम आपके साथ होती है, काम करती है, पर आप इंटरेस्ट लेते हो ना, आप अपना टाइम देते हो। आधा घंटा सोने के बजाय आप उस लेबॉर्ट्री में जाके उस साइंटिस्ट से बात करते हो या उसको बुलाते हो, तो एफर्ट लगता है। तो बिल्कुल ये बड़े इम्पोर्टेंट ये पॉइंट्स हैं जो आज निकल के आए। और इसमें कॉन्फिडेंस के उसका कारण उनका अपना जो एज ए सरकार ने जो हमारे सुरक्षा के लिए काम किया है, ये कॉन्फिडेंस उनके चेहरे पे झलक रहा था। और ये 1000 ड्रोन वाली बात बिल्कुल सच है। और जब अगर हमारा एडी सिस्टम सैचुरेट हो जाता और अगर हम सब कुछ खोल देते उनको मारने के लिए, जैसे इसराइल ने खोला, इसराइल ने लाखों लाखों रुपए की मिसाइल्स 1000 रुपए का ड्रोन उड़ाने में किया। हमने उल्टा किया, हमने तो 50 रुपए की गोलियों के साथ ड्रोन उड़ाए हैं। 30-35 हज़ार का ड्रोन 50 रुपए की गोली। ऑफ कोर्स आप एक गोली फायर नहीं करते, 5-10-15 निकलती हैं, तो मतलब 1-1.5 हज़ार रुपये बिल्कुल। में निपटा दिया। तो बिल्कुल ये कॉन्फिडेंस उनकी अपनी ही मेहनत का नतीजा है जी। और अजय जी, ये तो बिल्कुल तय है कि ये टेढ़ी दुम है, ये सीधी होने वाली है नहीं। ये मिलिट्री सीधे नहीं करती है तो ये आतंकवादियों को भेजते हैं।
वहाँ जो ये जमात बैठी हुई है, और आपने मेरे प्रोग्राम में ही एक बार कहा था कि इस बार तो मसूद के परिवार के ही 10-12 लोग मारे गए हैं और कुछ रिश्तेदार मारे गए हैं। तो ये कब तक शांत बैठेगा और कब तक ये पलटवार नहीं करेगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। तो जी ऐसी स्थिति में, जबकि हमारे सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी साहब बता चुके कि अगला युद्ध बहुत जल्दी होने वाला है, और उनकी कही हुई बात को एक तरीके से पुष्ट किया है अमेरिका की धरती से इनके फील्ड मार्शल ने ये धमकी दे करके कि अगर ये एक तरफा रोक लगाई गई पानी पर और बांध बनाया गया तो हम बांध को उड़ा देंगे मिसाइलों से, हमारे पास मिसाइलों की कोई कमी नहीं है। और लगभग वही जबान फिर इनके वो कठपुतली प्रधानमंत्री ने और बिलावल भुट्टो ने बोली है। तो ये खतरा तो अभी बना हुआ है कि ये मानेंगे नहीं, बार बार पिटेंगे भी और फिर पिटेंगे, लेकिन मानेंगे नहीं। तो इसके लिए भी हमें तैयारी करके रखनी है, और मुझे लगता है कि हमारी सेनाएं तैयार हैं। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म हुआ भी नहीं है। ओमकार जी, मैं फौजी हूँ और मुझे इतना पता है कि सबसे बड़ा जो प्राइस पे करता है लड़ाई, जब दो देश लड़ते हैं, उसमें सबसे बड़ा जो कीमत चुकाता है वो फौजी चुकाता है अपनी जान के साथ। पूरी की पूरी फैमिली बर्बाद हो जाती है, पीछे बच्चे अनाथ हो जाते हैं, लेडीज़ विधवा हो जाती हैं। आई थिंक इससे बड़ी कॉस्ट कोई क्या। तो इसलिए फौजीज़ को जब भी आप पूछेंगे ना किसी भी फौजी को, तो वो ये कहेगा कि लड़ाई नहीं होनी चाहिए, कोशिश करो कि लड़ाई नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो मॉडल हमने दुनिया को करके दिखाया, अभी दुनिया ने देखा 80 घंटे की लड़ाई। अगर आप उसको थोड़ा ध्यान से देखें ओमकार जी, पहले दिन हमने इनिशिएटिव लिया, हमने शुरुआत की, पाकिस्तान को बोला हमने कर दिया, अब तुम रुकना चाहो तो रुक जाओ। फिर उसने किया, फिर हमने किया। ये जो चिड़ी छिक्का का जो बैडमिंटन का मैच था, ये हमने इसको खिलाया, इस तरीके से इसको डिज़ाइन किया। लेकिन जब कमर तोड़ने की बारी आई, देखिए पहले दिन जो हुआ उसमें जैसे मसूद की कमर टूटी, इसकी एलईटी का हुआ, वो तो ठीक है। लेकिन जब पाकिस्तान गवर्नमेंट की या पाकिस्तान आर्मी की कमर तोड़ी गई 10 तारीख की रात को, जब इनके 10 अड्डे उड़ा दिए गए, और उससे पहले ऑफ कोर्स लाहौर में जो उनकी एडी उड़ा दी गई, तो वो उसकी टाइम ड्यूरेशन आप देखिए, आधा घंटा 45 मिनट। तो नेक्स्ट फेज जो होगी ना, उसमें हमने किसी मरकज़ को, किसी मदरसे को टारगेट नहीं करना, वो साथ में चिपके तो चिपके। क्लियर है कि अब हमारे पास कैपेबिलिटी है, हमारे पास वैसी इंटेलिजेंस है, और हमारे पास वो प्रिसीजन स्ट्राइक की टेक्नोलॉजी है कि हम चुन के मिलिट्री टारगेट्स को अपनी मर्जी में उड़ा सकते हैं। और रही बात ये कि फौज नहीं लड़ती है तो प्रॉक्सीज को आगे कर देते। प्रधानमंत्री ने क्लियर कर दिया है कि कुछ भी घटना होगी तो हमारे लिए कोई फ़र्क नहीं है, चाहे वो पाकिस्तान सरकार है, चाहे पाकिस्तान फौज है, चाहे वो टेररिस्ट, हम तीनों को एक तरफ से देखेंगे। अब आपका मैं माइंड लेके जाना चाहता हूँ, डीजीएमओ साहब की जब लास्ट कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसको क्वेश्चन पूछा गया था, जैसे आपने कहा कि चल रहा है, तो उन्होंने कहा था कि अगर पाकिस्तान हिमाकत करेगा तो अभी जो नेक्स्ट रिस्पॉन्स होगा बहुत ज़्यादा वायलेंट होगा। ये आप मतलब ये वर्ड्स बोले थे, थोड़ा मतलब हाँ, और उसमें हो। उन्होंने ये भी कहा था कि उनको पता है कि हम क्या कर सकते हैं। जी, तो अब इनको बैकग्राउंड में रख के मैं आपको एक पिक्चर पेंट करता हूँ। पाकिस्तान को जब हमने टारगेट किया, तो हमने कहाँ टारगेट किया? हमने बलोचों को टच नहीं किया, बलोचिस्तान में हमारा कोई बॉम्ब नहीं गिरा। केपी के पठानों ने पहले कह दिया था भैया हमने आपस में नहीं लड़ना। उनकी अनाउंसमेंट हुई थी, आपको याद होगा कि यस, भारतीय फौज मारने आ रही है, हमने नहीं लड़ना, पंजाबियों उन्होंने को कह लड़ने दिया तो दो, पंजाबी पंजाबी लड़ लो जा करके। लड़ो। हाँ, तो सिर्फ पेशावर के ऊपर हमने ड्रोन का करके सिंबॉलिक दिखाया कि हम ठोक से, और एक एवैक्स हमने ठोका उनका पेशावर के ऊपर। पॉपुलेशन को हमने कुछ नहीं किया। सिंध में हमने कोई टारगेट हिट नहीं किया। कराची सिटी के अंदर वो जेल तोड़ी, बस वो एक सिंबॉलिक था क्योंकि नेवी को रोक के रखा गया, तो अभी नेक्स्ट टाइम तो हमारा टारगेट कहाँ थे? पंजाब में। पाकिस्तान जो कि पहले ही छोटा सा देश है, उसका भी एक छोटा इलाका जो कि पूरी दुनिया को पाकिस्तान की को कंट्रोल करता है, हमने उसको टारगेट किया। जो हमारे पास फायर पावर है ओमकार जी, हम तो पाकिस्तान के चप्पे चप्पे को उड़ा सकते हैं, लेकिन अगर आपने सिर्फ पंजाब को उड़ाना है, अब देखिए नेक्स्ट टाइम ना पंजाब को उड़ाना है, अगर हमें नहीं पता तो पाकिस्तानियों को क्लियर है, क्योंकि उनके सारे हेडक्वार्टर्स वहाँ पे हैं, उनके नेटवर्क के सेंटर्स वहाँ पे हैं, उनके मेन एयर डिफेंस की डिप्लॉयमेंट अंदर है, उनके मेन अड्डे उनके अंदर है। और हमने कोई टेरिटरी कैप्चर करने का हमारा कोई प्लान नहीं है
कि हम लाहौर में जाएंगे, पकड़ लेंगे, हम इस्लामाबाद कैप्चर करेंगे, क्योंकि उसमें वो होता है जो मैंने स्टार्टिंग में कहा, उसमें हमारी शहादतें होती हैं, हमारे बलि लगती है इस फौजियों की, और हमने करना क्या उस ज़मीन को पकड़ के? क्यों क्यों चाहिए? ना हमें वहाँ की पॉपुलेशन पसंद है, ना हमारे पास जितना है बहुत है। तो अगर ऐसा केस है तो अब आप पाकिस्तान को भूल जाइए, आप पंजाब को दिमाग में रखिए, सिंध और बॉर्डर के बीच में जो पंजाब है, और नीचे चोलिस्तान, उसका डेजर्ट वैसे डेजर्ट है, ऊपर का जो इलाका है कितना है वो इसराइल से थोड़ा बड़ा, बिल्कुल और उसको जब पनिशमेंट मिलेगी हमारी फायर पावर के साथ, तो आप समझ सकते हैं उसके बाद क्या होगा। एक बार ये उड़ गया तो जो उनके कोर हेडक्वार्टर पेशावर में है, कोई कोयटा में है, कोई डिवी हेडक्वार्टर उधर बैठा हुआ है बलूचिस्तान में, उनको वो क्रिपल हो गए। जब आपको ना ऑर्डर मिल रहे हैं, ना आपको ये पता कि आगे पीछे क्या हो रहा है, आपका हेडक्वार्टर उड़ गया, आपका जीएचक्यू उड़ गया। हमने नूर खान में तो उड़ाया उड़ाया, लेकिन जो बचा खुचा है बिल्कुल अब इस बार साइमल्टेनियस होगा, और मुझे आप और आपको और मुझे हैरानगी नहीं होनी चाहिए कि पता चला कि 1 घंटे के अंदर हमने पाकिस्तान की हिस्ट्री चेंज कर दी, पाकिस्तान हिस्ट्री किताबों में चला गया, और फिर बलोचिस्तान ने झंडा उठा लिया। उन्होंने ऑलरेडी झंडा उठा रखा है, पश्तूनों ने झंडा, देखिए कल इनका सो कॉल्ड क्रिएशन डे था, सिंध से कोई सेलिब्रेशन की खबर नहीं आई, बलूचिस्तान में तो गोलियां चलती रही, केपीके में काले झंडे, और पीओजेके वालों ने नारा दे दिया अमेरिका का कुत्ता वर्दी वाला, जो आपने सुना। तो हाँ जिस देश के सो कॉल्ड जो मैं आज़ादी वाले दिन सिर्फ पंजाब में सेलिब्रेशन हुई, और उस सेलिब्रेशन में भी एक जगह एक ड्रोन ने आके परेड के अंदर अटैक किया, 3 बंदे मर गए। तो अगर आप ऐसे वाला आपका देश का हालात है और उसमें आप हमसे पंगे लेते हो, और ये पंगे की जो इनकी जो लैंग्वेज है, जो बात करने का तरीका है, जो उनका चीफ बोल रहा है, जैसे आपने कहा प्राइम मिनिस्टर ने बोला, इवन मरियम नवाज ने भी कल मुंह खोल के बोला, तो अगर आप 71 से आप मार्च अप्रैल 71 के इनकी रिकॉर्डेड हिस्ट्री निकाल के देखें, नेट पे अवेलेबल है, इनके यही स्टेटमेंट थे, हम ऐसे तैसी कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। और जब मार पड़ने की बारी आई तो फिर 93,000 पेंटें उतारी गई, तो तब इन्होंने चूं तक नहीं की। तो वही होने वाला है, मुझे लगता है 50 साल काफ़ी टाइम होता है हिस्ट्री को रिपीट करने के लिए, वही बेवकूफ़ी उनकी लीडरशिप में है, वैसा ही कारनामा, वही अमेरिका, उस टाइम भी अमेरिका की गोद में बैठे होते, अमेरिका की 7th फ्लीट आ भी गई थी, और वही रशिया हमारे साथ तब भी खड़ा था, रशिया इस टाइम भी खड़ा होगा, और चाइना उल्टा एक बोनस बन के साथ में ट्रंप जी ने हमारे गोद में डाल दिया। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो और इसलिए मैं चाहता हूँ, क्योंकि जैसे मैंने कहा फौजी से कहते हैं लड़ाई ना लगे, पर मैं फौजी होने के नाते, और ये जो डिज़ाइन है बैटल का हमारा, कि हमने अपनी आर्मी को पार नहीं भेजना, एटलीस्ट तब तक नहीं भेजना जब तक उनको खतरा है। तो मैं तो चाहता हूँ कल हो जाए, कल हो जाए, पाकिस्तान कल बेवकूफ़ी करे, और परसों 1-1.5 घंटे में हम पूरे पाकिस्तान को निपटा दें। बिल्कुल जी। सही कह रहे हैं। और कहीं वैसा ही मंजर तो नहीं होगा? द्विवेदी साहब ने एक बात और कही है कि इस बार अकेले पाकिस्तान से लड़ाई नहीं होगी, कोई और भी होगा। तो किसकी तरफ उनका इशारा? अमेरिका की तरफ? हाँ, देखो टर्की और अज़रबैजान को तो क्या गिनना, वो तो अभी भी जहाज़ उनका कल लैंड किया था। अमेरिका की तरफ है, और ये बहुत, मुझे लग रहा है कि आज की डेट में चाइना और पाकिस्तान अलग-अलग पेज पे चले गए। चाइना का बहुत नुकसान हुआ है, और अमेरिका ने जिस तरीके से बांग्लादेश से चाइना को निकाला, साइन हुआ है एग्रीमेंट, म्यांमार से निकाल रहा है, यहाँ से निकाल रहा है, तो मुझे नहीं लगता, हालाँकि कुछ लोग हमारे यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं कि अमेरिका और चाइना मिल गई और जो भी है, तो जी, बेसिकली जी, जी। अमेरिका। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि कल हो तो अच्छा है, बिकॉज़ आज से 6 महीने बाद अगर होगा तो तब तक अमेरिका प्रेज़ेंस, अमेरिका की कोई बेस ग्वादर में कहीं बन गई, तो क्या होगा कि एक फिर कॉम्प्लिकेशन आ जाती है। तो इमीडिएटली होना चाहिए, इससे पहले कि अमेरिका के सोल्जर्स या उनके जो, चाहे जो बलूचिस्तान में उनको मार पड़ने के लिए, अगर या मार पड़नी शुरू होगी उनकी, जब वो माइनिंग करेंगे और बलोच उनको पीटेंगे, तो ये अपनी फ़ौज भेजेंगे, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी। हमें आई थिंक उस सिचुएशन से पहले, यही बात आपने देखा, अगर याद होगा, बांग्लादेश ने करने की कोशिश की थी, चाइना को एयरपोर्ट दे दो, चाइना को बैराज बनाने के लिए दे दो, तब भी मैंने कहा था कि ये बन गया तो फिर जब हम बांग्लादेश की पिटाई करेंगे तो चाइना एक थर्ड पार्टी ऑटोमेटिकली बीच में इन्वॉल्व हो जाएगी। यही बिल्कुल। सीन यहाँ बन रहा है, अगर हम इनको टाइम देते हैं, और मुझे पता है टाइम इनको ये, क्योंकि इनकी बुद्धि जो है, आपको जैसे आपने कहा कि वो इसके जिसके मरे हैं घर वाले, और वैसे भी ये सुनते कहाँ हैं। और पाकिस्तान, पहले तो ये बहाना होता था कि टेररिस्ट जो है पाकिस्तान गवर्नमेंट की नहीं सुनते, अभी अगर उनका आर्मी चीफ जो, जिसको ट्रंप ने ऑलमोस्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का दर्जा दे दिया, अब लंच करके 2 बार बुला भी लिया, तो अब जो खुद ही कह रहा है, तो ये आज हुआ कि कल हुआ, और जितना जल्दी होगा उतना हमारे लिए अच्छा होगा। तो मैं तो कहता हूँ, वो जो उसने कहा था हम ईस्ट से हमला करेंगे,
मतलब बांग्लादेश से कुछ या नेपाल से कुछ करने की कोशिश करेंगे तो प्लीज़ करो। मेरी सिर्फ यही प्रार्थना है कि हमारा नुकसान ना हो, थोड़ा नुकसान होगा जब कुछ ऐसी वारदात होगी। तो मैं नहीं, मतलब हम कोई नहीं चाहता कि पहलगाम जैसा इतना बड़ा हो जाए, थोड़ा बहुत हो और उसके बाद फिर हमारा वेस्ट भी चेपा जाए और साथ लगे हाथ ईस्ट भी चेपा जाए। उसके बाद देखेंगे क्या करते हैं। तब तक ट्रंप अपना अलास्का जहाँ घूम के आएगा, तब तक हम खोलेगा तो हो गया काम। तो सूनर द बेटर। जी बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी जुड़ने के लिए, इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। जी थैंक यू सो धन्यवाद। मच। जय हिंद, जय नमस्कार। भारत। जय हिंद, नमस्कार। जय भारत। नमस्कार।